गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या है उसके विषय में बताया था और साथ ही साथ आपको न्यूअर ट्रेंड्स इन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, न्यूअर ट्रेंड्स यानी कि जो नवीन प्रवृत्तियां हैं औद्योगिक मनोविज्ञान की, उसके विषय में मैंने चर्चा शुरू की थी। लेकिन किसी कारणवश कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण मैं उस लेक्चर को पूरा नहीं कर पाया था। तो मैं आज चाहूँगा कि आपको आगे के उसका जो पार्ट है उसके बारे में आपको बताऊं कि नवीन प्रवृत्तियों का मतलब हुआ कि जो आधुनिक औद्योगिक मनोविज्ञान है और जो पूर्व का मनोविज्ञान था कार्यकर्ताओं के संबंध में, उनमें क्या डिफरेंसेज है। नवीन प्रवृत्ति का मतलब यह हुआ कि आज का जो न्यूअर ट्रेंड है वह पहले उद्योग धंधा में काम करने वाले कर्मचारियों से कितना भिन्न है। पहले की क्या सोच थी, पहले के उद्योगपतियों की क्या सोच थी, पर्यवेक्षकों की, सुपरवाइजर्स का क्या सोच था कर्मचारी के प्रति, और आज जबकि उद्योग धंधा में मनोवैज्ञानिकों का आगमन हो चुका है, मनोवैज्ञानिकों के सलाह मशवरा से ही उद्योग धंधा में उद्योगपति अपने कार्यों का संपादन करते हैं। वैसी स्थिति में आज क्या स्थिति, कौन सी स्थिति बनी हुई है, इसके बारे में मैं बता रहा था न्यूअर ट्रेंड में, जिसमें मैंने दूसरे पॉइंट के बारे में जिक्र किया था कि ये कार्यकर्ताओं के समुचित नियोजन की महत्ता पर बल। मैंने कहा था कि पहले लोगों की ये धारणा थी कि हर काम के लिए हर व्यक्ति उपयुक्त होता है। यदि काम के तलाश में भटकता हुआ कोई व्यक्ति आ जाता था पहले और उद्योगपति से कहता था कि मुझे काम चाहिए, तो उसको फैक्ट्री में या जहाँ कहीं भी होता था उसको काम पे लगा दिया जाता था। और यह कहा जाता था कि यदि काम में कोई प्रॉब्लम हो तो बगल के व्यक्ति से, बगल के कर्मचारी से पूछ के आप काम कर लें। इसकी चर्चा मैं कल कर चुका था, लेकिन आज उसमें काफ़ी परिवर्तन हो चुका है और ऐसा देखा जा रहा है कि हर व्यक्ति को उसके काम के अनुसार यदि काम दिया जाए, लोगों की ये धारणा बन गई है कि यदि व्यक्ति को अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, हर व्यक्ति को एबिलिटी के अनुसार यदि काम दिया जाएगा तो वह परफॉर्मेंस अच्छा देगा, उत्पादन अच्छा देगा, साथ ही साथ और दूसरी सारी औद्योगिक दुर्घटनाएं, औद्योगिक जो समस्याएं हैं वे उत्पन्न नहीं होंगी। उसी तरह से तीसरा यदि हम पॉइंट हम देखेंगे तो है कि कार्यकर्ताओं की अभिप्रेरणा की धारणा में परिवर्तन। कार्यकर्ताओं की अभिप्रेरणा की धारणा में परिवर्तन, चेंज इन द अप्रोच टू वर्कर्स मोटिवेशन। मतलब कि पहले औद्योगिक मनोविज्ञान के में ह्यूगो मंस्टर वर्क के अध्ययन के पहले जो कार्यकर्ता थे, जो काम करने वाले लोग थे, उनके विषय में उद्योगपतियों का एकमात्र यही उनका ध्येय था या यही उनकी फीलिंग्स थी कि कर्मचारी सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। कर्मचारी को यदि आर्थिक प्रलोभन दिया जाए, यदि उसे फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाए तो वह काम करेगा और उत्पादन भी ज़्यादा देगा। कि उत्पादन बढ़ाने के लिए जितना ज़्यादा हम उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव देंगे, जितना ज़्यादा हम उसको आर्थिक प्रलोभन देंगे, उतना वह उत्पादन ज़्यादा देता जाएगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि उद्योगपति यह समझता था कि व्यक्ति जो है वह इकोनॉमिक मैन है, व्यक्ति जो है, श्रमिक जो है, कार्यकर्ता जो है वह इकोनॉमिक मैन है और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए उसे अर्थ चाहिए, उसे पैसे चाहिए। और जैसे जैसे हम उसके वेजेस, हम उसके वेतन, हम उसके में वृद्धि करते जाएंगे, वैसे वैसे वह उत्पादन भी ज़्यादा देता जाएगा। लेकिन मनोवैज्ञानिकों के आगमन के बाद
उद्योग धंधा में जब मनोवैज्ञानिकों का आगमन हुआ, उसके बाद लोगों ने बताया कि यह जो आपकी धारणा है कि व्यक्ति सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, यह गलत है, क्योंकि कर्मचारी सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता है। उसने कहा कि दो तरह का इंसेंटिव होता है। इन लोगों ने बताया कि दो तरह का इंसेंटिव होता है, दो तरह का प्रलोभन होता है। एक होता है फाइनेंशियल इंसेंटिव और दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। एक होता है आर्थिक प्रलोभन और दूसरा होता है गैर आर्थिक प्रलोभन। तो मनोवैज्ञानिकों का ये कहना था कि आर्थिक प्रलोभन से ज़्यादा कारगर गैर आर्थिक प्रलोभन होता है, यानी कि जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है वह ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा प्रभावकारी होता है कर्मचारियों के लिए कि वह उत्पादन को बढ़ाए। सपोज उन्होंने कहा कि यदि कर्मचारी के परिवार की चिंता, यदि कर्मचारी के परिवार के लिए पास में हॉस्पिटल की व्यवस्था, पास में उनके बच्चों के पढ़ने के स्कूल की व्यवस्था, उनका जो नौकरी है या जिस काम को कर रहे हैं वह उसकी कितनी सिक्योरिटी है कि काम ऐसा तो नहीं कि आज काम कर रहा है कल हमको हटा दिया जाएगा, इसकी निश्चिंतता। और भी बहुत सारे ऐसे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। ये फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है, ये नॉन फाइनेंशियल हैं, ये गैर आर्थिक हैं, इसमें अर्थ की कहीं बात नहीं है। लेकिन ये सारे जो मापदंड हैं, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये ज़्यादा कारगर होते हैं वैसे प्रलोभनों की अपेक्षा जो फाइनेंशियल है। ठीक है, परिवार चलाने के लिए, परिवार के भरण पोषण करने के लिए आवश्यक है कि फाइनेंस चाहिए, पैसे चाहिए, अर्थ चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ ही होना चाहिए। पैसा मिले, उनके बच्चों को पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं हो, पैसा मिल रहा है उनके स्वास्थ्य की या उनके परिवार के बीमार पड़ने पर कोई हॉस्पिटल नहीं हो, पैसा मिल रहा है लेकिन आज वह काम कर रहे हैं, कल उनको नौकरी से कब हटा दिया जाएगा इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। इस तरह से बहुत सारे गैर आर्थिक प्रलोभन हैं जो कि उत्पादन को बढ़ाने में, जो कि कार्यकर्ता को काम के प्रति रुचि को बढ़ाने में ज़्यादा कारगर होती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि पहले का जो मोटिवेशन था वर्कर्स का, पहले की जो अभिप्रेरणा थी, उसमें काफ़ी परिवर्तन हो गया है। आज के न्यूअर ट्रेंड में, आज के जो नए आयाम, उसमें हम यह देखते हैं कि दोनों में काफ़ी परिवर्तन हो गया है। उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। एक चौथा पॉइंट है कि औद्योगिक विवादों के निपटारे की प्रमुख रीतियों में परिवर्तन। औद्योगिक विवादों के निपटारे में प्रयुक्त रीतियों में परिवर्तन। क्या है इसमें? पहले यह तो स्वाभाविक है कि जहाँ 2, 4, 5, 10, 20 लोग काम करते होंगे, वहाँ आपस में कुछ विवाद होता होगा, कर्मचारियों और मिल मालिकों के बीच, कर्मचारियों और कर्मचारियों के बीच, कर्मचारियों और सुपरवाइजर्स के बीच, या अन्य और लोगों के बीच विवाद होना स्वाभाविक है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कोई ऐसा फर्म है, कोई ऐसी संस्था है जहाँ पर 10, 20, 50 लोग हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ पर कोई विवाद नहीं हो। विवाद होता है आपस में, छोटी छोटी बातों को लेकर ही विवाद हो सकता है। तो इस तरह के विवादों के निपटारे के लिए पहले सारा दोष सिर्फ कर्मचारियों पर दिया जाता था, काम करने वाले लोगों को ही दोषी समझा जाता था और कहा जाता था कि आपके चलते या आप ही उस विवाद के जड़ हैं, आपके कारण ही यह विवाद है और इसके दोषी सिर्फ आप हैं। यदि उद्योगपति और श्रमिक में कोई विवाद होता है तो चाहे वह गलती उद्योगपति की ही क्यों नहीं हो, लेकिन उसका दोष मढ़ा जाता था किस पे? श्रमिकों पे। लेकिन जब से उद्योग धंधों में श्रमिक संगठनों की स्थापना हुई, श्रमिक संगठन बनने लगे,
तब से इसमें यह जो धारणा थी उसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है। जैसे कि आज इस तरह की बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण कर दिया गया है, जिसके जहाँ तक वह विवाद पहुँचाया जाता है उस विवाद को वहाँ रखा जाता है, और उस विवाद का निपटारा वह संस्था या वह व्यक्ति या वह एक जो टीम है, वह एक सदस्यों 2-4-5 सदस्यों की जो टीम है वह यह निश्चित करती है कि इसमें दोष किसका है। यदि कर्मचारी का दोष है तो कर्मचारी को दंडित किया जाता है, उद्योगपति का दोष है तो उद्योगपति को दंड का भागी बनना पड़ता है। कहने का अर्थ यह है कि न्यूअर ट्रेंड यही है कि का जो विवाद होते हैं, जो उद्योगों में विवाद होते हैं आपस में, उनका निपटारा करने का जो रीति था उसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है। उसी तरह से नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है उच्चाधिकारियों के चयन तथा प्रोन्नति प्रणाली में परिवर्तन। उच्चाधिकारियों के चयन तथा प्रोन्नति प्रणाली में चयन। उच्चाधिकारियों के चयन का एकमात्र पहले ये था, पहले जो विधि थी कैसे चयन किया जाएगा, वह उनके क्रियाकलापों को देखकर नहीं, उनके काम करने के ढंग पे या उनके काम करने का क्या क्या नया नया कुछ ईजाद किए हैं या कुछ किए हैं उसके आधार पर प्रोन्नति नहीं होती थी, बल्कि प्रोन्नति के और भी दूसरे बहुत सारे मापदंड थे। जैसे कि जो लोग मिल मालिक के साथ, उद्योगपति के साथ ज़्यादा अटैच होते थे, उनके हाँ में हाँ मिलाने वाले होते थे, या उनको और भी कुछ ऐसे ये देते थे जिससे कि उद्योगपति प्रभावित होता था और वह उसको प्रोन्नति दे देता था। लेकिन आज की प्रोन्नति प्रणाली जब से ये उद्योग धंधा में, औद्योगिक मनोविज्ञान में का आगमन हुआ, तब से ये प्रोन्नति प्रणाली के लिए आवश्यक हो गया है कि प्रोन्नति वैसे ही व्यक्तियों को मिलेगी जो ट्रेनिंग करते हों। ट्रेनिंग के बाद यदि आते हैं और वह उनके काम करने का जो तरीका होता है, जो काम के प्रति उनकी जो तन्मयता होती है, वह काम को नए तरीके से करने का यदि कोई सोच होती है उनमें, तो ऐसे व्यक्तियों को हम प्रोन्नति देते हैं। उसी तरह से उसी तरह से उनको प्रोन्नति होती थी। और साथ ही साथ चयन प्रणाली में भी पहले का जो चयन होता था वह मैंने पहले भी बताया है कि पहले के चयन प्रणाली और आज के चयन प्रणाली में काफ़ी परिवर्तन है। पहले का चयन प्रणाली था कि सिफारिश पे उनके ललाट को देखकर कि इनका ललाट बहुत चमक रहा है, एकदम चौड़ा ललाट है, निश्चित रूप से ये बहुत तेज होंगे, उनका चयन कर लिया है। उनके हस्तरेखा को देखकर कि बहुत इनका हस्तरेखा में ये बहुत ही अच्छे और ये स्वभाव के हैं, और इनको चयन कर लिया जाता था। ये सारी दकियानूसी विचार थे। चयन का कोई स्पेसिफिक कोई तरीका नहीं था, कोई विधि नहीं था। यानी कि उद्योगपति के मर्जी पर निर्भर करता था कि किस व्यक्ति का वह चयन करेगा और किस व्यक्ति का वह चयन नहीं करेगा। लेकिन आज चयन प्रणाली में बहुत सारे ऐसी विधियां आ गई हैं जिससे कि चयन में काफ़ी सहूलियत हुई है, काफ़ी उससे सुविधा हुई है, और साथ ही साथ कर्मचारी उद्योगपतियों को उससे काफ़ी लाभ भी हुआ है। जैसे कि इंटरव्यू के माध्यम से, साक्षात्कार, ये रिटन एग्ज़ाम के माध्यम से, या और भी बहुत सारे क्वेश्चनार वगैरह के माध्यम से हम उनका पहले परीक्षा लेते हैं, उनकी जांच करते हैं, और जांच के बाद यदि वह उसके लायक, उस काम के लायक सुटेबल पाए जाते हैं, तब उस व्यक्ति का चयन हम करते हैं। तो पहले के चयन प्रणाली, पहले की प्रोन्नति प्रणाली और आज की चयन प्रणाली और प्रोन्नति प्रणाली में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। उसी तरह से अगला है कि कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण को आवश्यक माना गया है। कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण को
आवश्यक माना गया है। स्टेगनर ने, एक व्यक्ति हैं, एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है स्टेगनर। स्टेगनर ने 36 बड़े कारपोरेशनों पर अध्ययन किया और उन्होंने कहा उच्चाधिकारियों के चयन तथा प्रोन्नति प्रणाली के अंतर्गत ही स्टेगनर ने एक अध्ययन किया और उसमें उन्होंने 36 बड़े कारपोरेशनों पर अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने देखा कि 83% जो कार्यकर्ता हैं वे पर्यवेक्षक की प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षण को आवश्यक माना है। उन्होंने कहा कि बिना प्रशिक्षण दिए यदि किसी के वर्कर से या कार्यकर्ता से एकाएक सुपरवाइजर में यदि प्रमोशन दे दिया जाता है तो वह बहुत कारगर नहीं होता है, बल्कि उसके लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। 83% लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि प्रशिक्षण इज नेसेसरी फॉर प्रमोशन। नेक्स्ट में हम आते हैं कि कार्यकर्ता समस्याओं की खोज की प्रणाली में परिवर्तन। कार्यकर्ता समस्याओं के खोज की प्रणाली में परिवर्तन। जैसे कि पहले कार्यकर्ताओं की जो समस्याएं थी, समस्याएं तो बहुत थी, लेकिन उन समस्याओं की ओर पहले कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता था। कार्यकर्ता के समस्याओं पर ध्यान नहीं देने का अर्थ यह था कि कार्यकर्ता को लोग मशीन का एक पुर्जा समझते थे और उनकी यह धारणा थी कि मशीन को जितना देर तक हम चलाते हैं वह उत्पादन उतना ज़्यादा देता है। उनकी यही धारणा थी कि व्यक्ति भी एक मशीन का पुर्जा है, वह भी एक मशीन है और जितना हम उसको वेजेस देते जाएंगे, जितना उनका वेतन बढ़ाते जाएंगे, वो उत्पादन भी ज़्यादा देते जाएंगे। उनकी ये धारणा थी। इसलिए उनकी जो समस्याएं थी उन समस्याओं पर उनका कोई विशेष ध्यान नहीं रहता था, क्योंकि उनकी समस्याओं से उनको कोई लेना देना नहीं रहता था। उनका एकमात्र उद्देश्य था कि कैसे कार्यकर्ता उत्पादन ज़्यादा देगा। तो लेकिन आज का हमारा औद्योगिक मनोविज्ञान कार्यकर्ताओं की जो समस्याएं होती हैं उसको खोजने के लिए, उसको ढूंढने के लिए, उन समस्याओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी प्रणालियों के माध्यम से उनकी समस्याओं का खोज करते हैं। यह जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा कर्मचारी या किस फैक्ट्री में काम करने वाले कितने कर्मचारी किस तरह के समस्या से ग्रसित हैं। इसके लिए वह क्वेश्चनायर के माध्यम से या एक एक करके इंटरव्यू के माध्यम से उन कर्मचारियों की समस्याओं की जानकारी प्राप्त करते हैं और इसके बाद उन समस्याओं को वह उद्योगपति के सामने रखते हैं और बताते हैं कि कर्मचारी में ये समस्याएं हैं, उसको दूर करने का उपाय करें। यदि कर्मचारी समस्या ग्रसित होगा, यदि कर्मचारी समस्या ग्रसित रहेगा तो स्वाभाविक है कि उसके वेजेस चाहे कितने भी बढ़ा दिए जाएं, लेकिन वह उत्पादन ज़्यादा नहीं देगा। यदि उद्योगपति का यह उद्देश्य है कि पैसा बढ़ाने से उत्पादन बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है। मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि आप यदि कर्मचारी को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, कर्मचारी या मानसिक रूप से यदि वह संतुष्ट नहीं है, मानसिक रूप से वह स्वस्थ नहीं है, वह चिंता से मुक्त नहीं है, वैसी परिस्थिति में आपके वेजेज बढ़ाने से कर्मचारी उत्पादन नहीं दे सकता है। इसलिए उसकी समस्याएं जो हैं, उसकी जो बेसिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी आपको देखना होगा, उन समस्याओं को आपको सॉर्ट आउट करना होगा, उनका समाधान करना होगा। तभी यह संभव है कि आप कर्मचारी आपको उत्पादन ज़्यादा दे। नेक्स्ट पॉइंट है मानव अभियांत्रिकी तथा उपभोक्ता व्यवहारों के सिद्धांतों के अध्ययन और प्रयोग का बढ़ता महत्व। थोड़ा सा लंबा है, इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। मानव अभियांत्रिकी तथा उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांतों के अध्ययन और प्रयोग का बढ़ता महत्व।
ठीक है। मानव अभियांत्रिकी, मानव अभियांत्रिकी का मतलब क्या होता है? ह्यूमन इंजीनियरिंग। ह्यूमन इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में हम एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का ही एक ब्रांच आज उभर के सामने आया है जिसको हम ह्यूमन इंजीनियरिंग कहते हैं। उसमें मैन मशीन डिजाइन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। उसमें उसी का अध्ययन किया जाता है कि मशीन का डिजाइन मैन के कैपेसिटी, मैन की क्षमता, मैन के पहुंच में हो, यानी कि जहां तक मैन की पहुंच हो, जहां तक श्रमिकों की पहुंच हो, मशीन का डिजाइन उसी तरह का होना चाहिए, उनके अनुकूल होना चाहिए, उनके अनुसार होना चाहिए, जिस पर कि उनको काम करने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं हो, उनको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। ये मानव अभियांत्रिकी में उसका अध्ययन होता है। तो और उसी तरह से उपभोक्ता व्यवहार, उपभोक्ता का मतलब क्या होता है? उपभोक्ता का मतलब होता है कि किसी भी उद्योग धंधा में किसी भी उद्योगपति का अपने यहाँ उत्पादित वस्तु को कैसे उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जाए, यही उसका फाइनल गोल होता है। किसी भी उद्योगपति का मुख्य जो गोल होता है वह यही होता है कि उसके फैक्ट्री में, उसके कारखाने में जो चीज़ उत्पादित किया गया, जो चीज़ प्रोडक्शन जिसका किया गया, वह उपभोक्ता तक कैसे पहुँचे। क्योंकि कोई भी उत्पादित वस्तु जब तक उपभोक्ता तक नहीं पहुँचेगा, जब तक कि उसकी खपत नहीं होगी, जब तक कि उसकी बिक्री नहीं होगी, तब तक उद्योगपति को उससे कोई लाभ तो है नहीं। क्योंकि उत्पादन हो रहा है, उत्पादन बहुत सारा हो गया और उसका बाजार में खपत है ही नहीं, क्या होगा? कोई फायदा नहीं है उद्योगपति को। सिर्फ उत्पादन ज़्यादा हो जाने से तो कोई फायदा हुआ नहीं। असली फायदा क्या है कि उसकी खपत वह उपभोक्ताओं तक कैसे पहुंचेगा। इस पर आज का औद्योगिक मनोविज्ञान काफ़ी जोर दे रहा है। आज का औद्योगिक मनोविज्ञान इस पहलू को इस तरह से देख रहा है कि आज तो स्थिति ये हो गई है कि किसी भी उत्पादन या किसी भी उत्पादित वस्तु का कैसे खपत होगा, कैसे वो उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा, इसके लिए बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे नियम कानून, बहुत सारी ऐसी खोजें, बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस किए जा रहे हैं जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि किस विधि से कैसे उद्योगपति अपने उत्पादित वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचा पाएगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है विज्ञापन। विज्ञापन का मतलब समझ रहे हैं आप? कोई टीवी में ही आप टीवी या खोलते होंगे तो आप देखते होंगे कि यदि कोई 1 घंटे का प्रोग्राम है तो उसमें कम से कम 20 मिनट से 25 मिनट टोटल मिला के विज्ञापन पे आता है। ये साबुन ऐसा होता है, तो ये वॉशिंग पाउडर ऐसा होता है, ये एसी ऐसा होता है, तो ये कूलर ऐसा होता है। इसको एक ही साबुन को 5, 10, 20 कंपनियां लाके कहती हैं कि मेरा साबुन बेटर है। आप कंफ्यूज करते हैं या कि साबुन हमको चाहिए तो कौन सा साबुन लें? किसी को हेमा मालिनी कह रही है कि अच्छा है, तो किसी को अक्षय कुमार कह रहे हैं कि अच्छा है, तो किसी को अमुक व्यक्ति कह रहा है, तो किसी को अमुक सेलिब्रिटी कह रहा है। तो आखिर अच्छा क्या है? तो आज स्थिति ये हो गई, आज इतना होड़ हो गया है विज्ञापन का कि करोड़ों रुपए कंपनियां खर्च करती हैं सिर्फ विज्ञापन पे, और उनके विज्ञापन को किस समय पे, किस रंग में, कौन से टाइम पे उस विज्ञापन को दिया जाए, यह सारी बातें आज मनोवैज्ञानिक बता रहे हैं उद्योगपतियों को कि आप किस समय पे आप इस विज्ञापन को दीजिए तो ज़्यादा लोग उसको देखेंगे, किस रंग में उस विज्ञापन को दीजिएगा तो ज़्यादा लोग देखेंगे। क्योंकि रंग इत्यादि का जो ये होता है मनोवैज्ञानिक ज़्यादा बेटर या अच्छी तरह से उसको समझते हैं और बताते हैं कि कौन सा रंग व्यक्ति को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करता है। जैसे कि अखबार के फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ होगा वह ज़्यादा आकर्षित करेगा या लास्ट पेज पे।
एक मान लीजिए कि कोई प्रचार ऐसा है जो कि पूरा पेज बिल्कुल खाली हो, लाल रंग का एक पूरा पेज हो, खाली हो अखबार में, और उस पर एक चेरी ब्लॉसम का एक छोटा सा डब्बा कहीं किनारे में बना हुआ हो। सोचिए कि वह आपके ध्यान को ज़्यादा आकर्षित करेगा, क्योंकि जब आप अखबार उलटिएगा और उस पेज को देखिएगा पूरा का पूरा खाली डब्बा है, खाली पेज है, और उस पर एक छोटा सा बुट पॉलिश का एक प्रचार उस पर किया हुआ। तो इस तरह से विज्ञापन कैसे दिया जाए, किस रंग में दिया जाए, टीवी में यदि विज्ञापन देना है तो उसको कब दिया जाए, किस समय पे दिया जाए। मान लीजिए कि बच्चों के संबंध में कोई टॉयज का, कोई ये का यदि देना है विज्ञापन, और उसको हम 10-11 बजे रात के बाद देते हैं, तो उसका कोई अर्थ हुआ क्या? नहीं, बच्चे उसमें सो जाते हैं। 12 बजे दिन में दे दीजिएगा तो बच्चे स्कूल रहते हैं। तो यह समय निश्चित किया जाता है कि किस विज्ञापन का कौन सा अच्छा सूटेबल समय होगा। उस समय पर यदि आप विज्ञापन को देते हैं तो वह लाभकारी होता है। यह सब उद्योगपति को कौन बताता है? मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक उनको ये सारे निर्देश देते हैं कि आपको कैसे उपभोक्ताओं तक अपनी वस्तु को पहुंचाएंगे, आप कैसे, आपका जो मुख्य उद्देश्य है कि अपने फैक्ट्री द्वारा उत्पादित वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए हम क्या करें, कौन सा प्रयत्न करें, इसके लिए मनोवैज्ञानिक उनको तरह तरह की सलाह देते हैं, और उस पर अमल करने के बाद ही आज हम देखते हैं कि एक ही वस्तु कई कंपनियों में उत्पादित होते हैं, और सारी वस्तुओं को या सारी वस्तुओं का खपत भी होता ही रहता है, कमोबेश, किसी का ज़्यादा किसी का कम। लेकिन जो प्रचार पे ज़्यादा खर्च करते हैं, जो एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादा खर्च करते हैं, विज्ञापन पे ज़्यादा खर्च करते हैं, उनके द्वारा उत्पादित वस्तु का खपत ज़्यादा होता है। यह सर्वविदित है और यह प्रूफ हो चुका है। इसी तरह से आज का ये जो क्लास था आपका, या ये जो चैप्टर था कि न्यूअर ट्रेंड्स इन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, आज यहाँ पे ख़त्म होता है। यदि किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम कहीं पे आ रहा हो, आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमसे फ़ोन के माध्यम से, आप ईमेल के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा, जैसे भी हो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। इस चैप्टर से संबंधित आपको जो भी समस्याएं होंगी उसके उत्तर के लिए मैं हमेशा आपको तैयार रहूँगा। यदि आप मेरा फ़ोन नंबर आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं 9431483230। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, भगवान से मेरी ये कामना है। अगले दिन हम लोग फिर मिलें, तो आप स्वस्थ रहें। पुनः आपको धन्यवाद।